अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नवाज है कि नवाज शरीफ की वापसी पर हुकूमत को डराने में लगी है, जबकि हुकूमत इसके डर को अपनी ताकत बनाकर उन्हें हर सूरत खुद लाकर जेल भेजने की बात करती है, बल्कि उनके ज़मानती मियां शहबाज शरीफ को पकड़ने की बात की जा रही है, कार्रवाई करने की बात की जा रही है। वफाकी हुकूमत ने बाकायदा अटॉर्नी जनरल को केस दायर करने के लिए हिदायत जारी की हैं। इससे पहले हुकूमत उन्हें एक इश्तिहारी मुजरिम करार देकर वापस लाने के लिए अदालत जाने का ऐलान भी कर चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि शहबाज शरीफ अपने भाई के ज़मानती थे, लिहाजा वो अपने भाई को वापस लाएं या फिर जेल जाएं। क्या कहते हैं फवाद चौधरी, ज़रा सुनिए। जी, हम अटॉर्नी जनरल साहब को कहा है हाई कोर्ट से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ साहब या तो नवाज शरीफ को वापस लेके आए, और अगर नहीं लेके आते तो जाली हलफनामा देने के ऊपर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई की। अब हुकूमती कार्रवाई तो अपनी जगह, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान नवाज शरीफ जो है वो वतन वापस आएँ। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के कायद वापस आएँ और हम मिलकर 23 मार्च को हुकूमत के ख़िलाफ़ महंगाई मार्च करेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं? नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ कई बार ये कह चुके हैं, तारीखें दे चुके हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। ये महीनों की, हफ्तों की नहीं, दिनों की बात रह गई है। जबकि नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहती है कि नवाज शरीफ की तबीयत जब ठीक होगी तभी आएंगे। जावेद लतीफ़ का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जो लोग भी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से बयानात दे रहे हैं वो ज़ाती हैसियत में दे रहे हैं। अब मियाँ साहब वापस आते हैं या लाए जाते हैं या फिर शहबाज शरीफ के पकड़े जाने की वजह बनते हैं, ये सब अपनी जगह। लेकिन माहिरीन, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए वफाकी हुकूमत अदालत जा ही नहीं सकती। अदालत सिर्फ नायब का इदारा जा सकता है। अब अदालत कौन जाएगा, हुकूमत या कोई और इदारा? और नवाज शरीफ खुद वापस आएंगे या फिर लाए जाएंगे? मैं बात करूँगी, मुझे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, 2 सालों के बाद जब हुकूमत ला नहीं सकी नवाज शरीफ साहब को वापस, तो अब वो चाह रहे हैं कि जो ज़मानती हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो ज़मानती थे। उन्होंने ज़मानत दी थी कि नवाज शरीफ 2 हफ्तों के बाद वापस आ जाएंगे। क्या पार्टी कोई मशवरा दे रही है नवाज शरीफ साहब को कि या पार्टी में इस हवाले से कोई मुशावरत हुई है कि नवाज शरीफ वापस आ जाएं, या फिर शहबाज शरीफ भुगतने के लिए तैयार हों, उन्हें भुगतना पड़ सकता है? ये पार्टी इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक है कि मियां नवाज शरीफ तभी वापस आएंगे जब उनकी सेहत के मामलात हल होंगे और उनके डॉक्टर्स उनको अलाउ करेंगे, जो कि शहबाज शरीफ के एफिडेविट में भी लिखा है। हुकूमत का फोकस तो 4 हफ्ते पर होता है, लेकिन वहां यह भी लिखा है कि जब तक डॉक्टर्स उनको इजाजत नहीं देंगे। तो पार्टी के लिए मियां नवाज शरीफ की जिंदगी और सेहत अव्वलीन तरजीह है, और पार्टी की तरफ से एक मुतफिका एडवाइस जा चुकी है कि वो तभी वापस आए जब उनके डॉक्टर उनको इजाजत दें। जहां तक हुकूमत के ये जो पतंगे उड़ाते हैं, ये पतंगे उड़ाते रहेंगे। इनके सारे जो इंतकाम है उसका बरहाना नाच हम देख रहे हैं पिछले 3.5 साल से। उन्होंने हमारे लीडरों को 20-20 महीने, 16 महीने, 15 महीने, 11 महीने, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 11 महीने जेल में रहे हैं, हमजा शहबाज 20 महीने रहे हैं, साद रफीक 16 महीने रहे। उन्होंने हमारे लीडरान को जेलों में डालकर देख लिया है। हम अपने मिशन पर कायम हैं, और हुकूमत की जो इंतकामी पॉलिसियां हैं वो कानून के जरिए उसको तोड़ मरोड़ कर वो हासिल करना चाहते हैं जो अब तक अल्लाह ताला के करम से और नवाज शरीफ की क़यादत में वो हासिल नहीं कर पाए। कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है। खुर्रम दस्तगीर साहब, हुकूमत अगर पतंगे उड़ा रही है तो नून लीग के जो रहनुमा है वो क्या कर रहे हैं? तारीखें तो आप लोगों की पार्टी के लोग दे रहे हैं। आज साथ ही उठते हैं, कहते हैं कि 20 जनवरी को साथ लेकर आऊँगा। जावेद लतीफ़ कहते हैं कि ये महीनों की बात नहीं है, ये हफ्तों की बात है। अगर ये दोनों सीनियर रहनुमा अगर कोई बयान देते हैं, मीडिया के साथ बात करते हैं, तो सोच समझ कर देते हैं, या आप समझते हैं उनकी ज़ाती राय है, ज़ाती हैसियत में बयान देते हैं पार्टी लेवल पर, या मियां नवाज शरीफ का कोई प्लान नहीं है इस तरह वापस आने का? देखिए, शायद मेरे दोनों सीनियर कॉलीग्स हैं, उनको मुझसे ज़्यादा इस मामले में मालूमात हों, लेकिन पार्टी के अंदर बाकायदा तौर पर इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई कि कायद मोहतरम जो हैं वो कब, उनकी क्या डेट है, हफ्ते हैं, महीने हैं। हमने उनको यही कहा है कि जब भी उनके डॉक्टर्स उनकी सेहत याबी के बाद इजाज़त दें वो तशरीफ़ लाएं, और वो खुद भी 1 मिनट से ज़्यादा भी
इंग्लिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो अपनी मिट्टी पर वापस आना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी हाइब्रिड निज़ाम के खिलाफ जो जद्दोजहद है वो मुस्लिम लीग नून ने की है, फिर पीडीएम के अंदर शामिल होकर की है, और आज भी तमाम जमातें जो हैं, चाहे वो पीडीएम में है या पीडीएम से बाहर हैं, वो पाकिस्तान को हकीकी मानों में जमहूरिया बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो आइंदा इंतखाबात हैं वो शफाफ और मुदाखलत से पाक हों। तो ये जद्दोजहद जारी है, उसमें अगर जितनी जल्दी हो सकेगा नवाज शरीफ वापस आकर उसकी क़यादत करेंगे। लेकिन जब तक नहीं आएंगे, हुकूमत कार्रवाई करती है शहबाज शरीफ के खिलाफ, अदालत जाने का ऐलान किया उन्होंने, तो शहबाज शरीफ तैयार हैं सजा भुगतने के लिए? जी वो बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने पहले भी वो 11 महीने भुगत चुके हैं नैब की हिरासत, पहले 4 महीने और फिर पिछले साल 7 महीने, जब उनको 2020 के आखिर में पीडीएम बनते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो बार बार वो पूरा केस जो नैब ने उनके ऊपर फाइल किया था, जिसमें उन्हें 2020 में गिरफ्तार किया, जब नैब में हुकूमत को पसपाई हासिल हुई और कोर्ट को लिखना पड़ा, हाई कोर्ट को, कि कोई शवाहिद नहीं दे सके, वही रद्दी का टोकरा उठाकर एफआईए में ले गए। अब कहते हैं हम केस करेंगे, इस पर भी ले जाएं अगर ये चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून अपने मौकफ से नहीं हटेगी और शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर है। लेकिन यहाँ तो जमानत की होने की सजा काटनी पड़ेगी ना, 6 महीने की कैद होगी, जुर्माना होगा। यहाँ तो वजह कुछ और होगी ना जेल में जाने की। जी ये भी हम पिछले हर साल के आगाज में ये शोर सुनते हैं जब अदालत में ये कुछ फाइल करेंगे। अभी भी अगर आप गौर करें तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जी हम कल फाइल करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी हदायत की है, इसको देखें, आज खुद नोटिस लेने की। तो हुकूमत जो है वो खुद इस मामले में तजब्जब का शिकार है। लेकिन जब वो अदालत में जाएंगे तो हम भी अदालतों का सामना करेंगे। मियां नवाज शरीफ नैब केस में 200 से ज्यादा दफा पेश हुए थे नैब के कोर्ट के सामने, तो हमने तो कानून के सामने मेरा सर तस्लीम खम किया है। ये जरूर है कि जहां गैर मुनसिफाना फैसले आए उनके खिलाफ एहतजाज किया है और उन पर हम तनकीद भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्च में जो पीडीएम एहतजाज करने जा रही है, महंगाई मार्च करने जा रही है, इसकी क़यादत पीडीएम के प्लेटफॉर्म से नून लीग की तरफ से कौन करेगा? शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा? जी दोनों साथ होंगे। एक अवामी रेला है जिसमें मरियम बीबी ने भी पाकिस्तान की आवाम से बात की है। पिछले आप 3 सालों में देख रही हैं वो गिलगित बल्तिस्तान गई हैं, आजाद जम्मू कश्मीर गई हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को। लेकिन किसी अवामी इज्तिमा में, किसी एहतजाज में शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा हमें कहीं एक जगह इकट्ठे एक स्टेज पर साथ नजर नहीं आए। जी इंशाल्लाह नजर आएंगे। और अगर अल्लाह ने चाहा कि अगर मियां नवाज शरीफ के जो सेहत के मामलात हैं अगर वो हल हो जाएगी तो हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि खुद नवाज शरीफ उसकी क़यादत करें, लेकिन उसके लिए उनकी सेहत का दुरुस्त होना जरूरी है। मियां नवाज शरीफ वापस आकर क़यादत करें, आप लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन कानूनी तौर पर भी देखना होगा कि अगर वो वापस आते हैं तो उन्हें सीधा जेल जाना पड़ेगा। जी देखिए उनकी जो उनको जो सजा है और उनके ऊपर जितने भी इस वक्त कानूनी मामलात हैं वो इंतकाम और नाइंसाफी पर मबनी है। और ये अब बात जस्टिस शौकत सिद्दीकी कह चुके हैं, ये बात मरहूम अरशद मलिक कह चुके हैं, इस पर एफिडेविट्स आ चुके हैं, इस पे एक पूरा केस डेवलप हो चुका है जो कि हमारी अदलिया से ये तवक्को है कि वो इसको टेकअप करे। कि आमतौर पर यह देखा गया था, तारीख में यही रहा है कि अगर ऐसा फैसले हुए हैं जिनके जजेस के ऊपर सवालात खड़े हुए तो ना सिर्फ उन जजेस को बर्खास्त किया गया बल्कि उनके फैसलों को रिमांड किया गया कि भाई दोबारा ट्रायल करें। यहां अदलिया ने ये स्टेप नहीं लिया, लेकिन जो मियां नवाज शरीफ की कन्विक्शन है उसके ऊपर बहुत बड़े सवालात हैं। और खुद आज के वजीर इत्तलात आपको मालूम है यूसुफ रजा गिलानी के मामले में फरमा चुके हैं कि कन्विक्शन क्या होती है। सही, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और मिनी बजट के खिलाफ आप लोग शोर मचाते हैं, ऑपोजिशन शोर मचाती है, लेकिन जिस दिन पेश हुआ ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ मौजूद नहीं थे, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद नहीं थे। अवाम के हुकूक की बात तो करते हैं, लेकिन जो फोरम है अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने का, वहाँ आप लोग मौजूद नहीं होते, आपके लीडर्स मौजूद नहीं होते। जी हम जो मेंबरान असेंबली मौजूद थे, हमने आपको मालूम है, आपके टीवी चैनल ने दिखाया भी कि भरपूर आवाज उठाई। और जब भी नेशनल असेंबली का सेशन दोबारा कॉल होगा इस हफ्ते के आखिर में या अगले हफ्ते के आगाज में,
तो इंशाल्लाह मिनी बजट पर जो बहस का आगाज है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ। लोग तो नहीं चाहते कि मिनी बजट मंजूर हो, रोकेंगे कैसे? क्या आप लोगों के पास प्लान है? हुकूमत के पास तो दूसरा रास्ता है कि वो तो ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे, इसको मंजूर करवा लेंगे। आप लोगों के क्या पास क्या ऑप्शन है इसको रोकने के लिए? जी ऑप्शन यही, देखिए ऑप्शन बड़ा, पहला तो हमारा फर्ज ये है जिस पर हम काम कर रहे हैं कि जिस तरह पिछले जॉइंट सेशन में मुस्लिम लीग नून की 100% हाजिरी थी, यानी तमाम के तमाम अरकान कौमी असम्बली और तमाम अरकान सेनेट वहां 100 एक भी गैर हाजिरी नहीं थी। तो एक तो हम अपनी हाजिरी को इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे, और दूसरा यह कि जो हमेशा इशू है कि जो हुकूमत की इस वक्त हलीफ जमातें हैं उनके साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे कि भाई ये मिनी बजट तो पाकिस्तान की आवाम जो पहले ही गले कट गए, अब आखिरी खून का कतरा भी निकालने का इरादा है, तो इस गुनाह में हिस्सा मत डालें और इस हाकमियत का जनाजा जो इमरानी जनाजा है उसको मजीद कंधा ना दें। तो ये डिस्कशन जो इस वक्त भी जारी है और जब सेशन कन्वीन होगा तब भी जारी रहेगी, और वोटिंग तक हमें उम्मीद है कि अगर तो अवाम के वाकई खैर खा मौजूद है तो फिर हमें कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुझे ब्रेक ले लिए नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में पाक चीन बिज़नेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क एक ज़रई मुल्क है, मगर आज हमारी ज़राअत का जो हाल है ये सबके सामने है कि मौजूदा के दौर की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर ने, आज ज़रा सुनिए। हमारे पास एक अनटैप्ड पोटेंशियल है एग्रीकल्चर का, वही पुरानी मोहनजोदारो की टेक्निक्स अभी तक इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, जबकि चाइना की उनकी प्रोडक्टिविटी देखें वो किधर से किधर पहुँच गए। नाज़रीन, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़राअत की तरक्की पर ज़ोर देते हैं और अपनी काबीना की मीटिंग में ये कहते हैं कि ज़राअत पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए, मगर दूसरी तरफ जहाँ किसानों को पानी के मसाइल हैं वहाँ अच्छा बीज और खाद ना मिलने की बहुत सी शिकायतें भी हैं। इस वक्त मुल्क भर में ख़ास तौर पर सिंध और पंजाब में यूरिया खाद का बदतरीन बहरान पैदा हो चुका है। ना किसान को यूरिया खाद मिल रही है और ना ही किसान फसलों में डाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से माहिरीन अब ये कह रहे हैं कि इस बार गंदम की फसल कम पैदा होगी। यूरिया खाद ना मिलने की वजह से किसान आज बहुत परेशान है और जहाँ कहीं इसे खाद नज़र आती है वहाँ किसान क्या हाल करते हैं। पंजाब में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ भी खाद की अदम दस्तियाबी की वजह से किसान बहुत परेशान है। अब अगर हुकूमत किसानों को खाद नहीं देगी, अच्छा बीज उन्हें मुयस्सर नहीं होगा, पानी भी दस्तयाब नहीं होगा, तो ज़राअत का शोबा किस तरह से मुल्क की मईशत को सहारा दे पाएगा। और फिर सबसे अहम बात कि अगर इस साल गंदम की पैदावार कम होती है तो क्या इस बार फिर हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं इसी पर बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अनवर साहब आपका। क्या वजूहात सामने आई हैं कि आप लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से अभी जो मैं मनाजिर भी दिखा रही थी और बहुत जगहों के वाक़यात सामने आए हैं कि जहाँ कहीं कोई किसान देखता है कि खाद का ट्रक ट्रॉली जा रही है तो लूट मार शुरू कर देते हैं। क्यों आप लोगों को इसकी फराहमी मुमकिन नहीं हो पा रही है? बड़ा अच्छा सवाल किया जी आपने। गुजारा ये है कि किसान लूट मार नहीं करते। जो भी खाद का ट्राला आता है महकमा ज़राअत उसे बताता है किसानों को कि ट्राला आ गया, और लंबी लंबी लाइनें लग के शाम को एक बोरी फी किसान मिलती है। अच्छा, आज से पहले जब गंदम की काश्त शुरू हुई थी तो डीएपी की अभी यही आलम था, डीएपी खाद नहीं मिल रही थी। पंजाब में 80% गंदम बगैर डीएपी के काश्त हुई है। जिस खेत में डीएपी की 1 बोरी 1.5 बोरी इस्तेमाल हुई है उसकी पैदावार 40 मन से ऊपर आएगी, और जिस खेत में डीएपी इस्तेमाल नहीं हुई उसकी पैदावार 20 से 22 मन आएगी। नहीं, मुझे एक बात बताएंगे, फी एकड़ डीएपी
नहीं, फी एकड़ डीएपी के कम से कम 1 थैले की जरूरत होती है, लेकिन जो मैं पढ़ रही थी कि फसल बढ़ने के दौरान 1 से 1.5 बोरी, 1 से 1.5 बोरी फी एकड़, और फसल बढ़ने के दौरान भी 3 थैलों और की जरूरत आपको आगे होती है। ये बताऊं जी, जब फसल बढ़ती है उस दौरान भी 3 थैलों की जरूरत होती है। देखिए जी, शुरू में डालनी पड़ती है डीएपी जमीन में, हाँ, काश्त के दौरान जमीन में दबानी पड़ती है, और उसके बाद फिर जरूरत पड़ती है यूरिया की। यूरिया गंदम की ग्रोथ करता है, बढ़ोतरी करता है। अब आ गई यूरिया की बारी। डीएपी आम पड़ी है मार्केट में, जितनी मर्जी ले लो। अब सही, जब जरूरत थी 1 बोरी नहीं थी मार्केट में, सही। अब यूरिया की जरूरत है। ये 15 से 20 फरवरी तक जरूरत रहेगी, जो कि 1 भी बोरी मार्केट में नहीं है। अब हो ये रहा है कि यूरिया की कोई कमी नहीं है, स्टोर भरे पड़े हैं, ट्राले आ रहे हैं रोज यूरिया के लोड होके। तो कहाँ जा रहे हैं? ब्लैक में यूरिया जितनी चाहो 2400 से 2500 में जितनी बोरी आपको चाहिए मिल जाती है। मतलब ये ब्लैक में 2400-2500 में मिल रही है। 17 रुपए है। हाँ, और जो असल रेट है वो 1700-1800 और रुपए है। असल रेट 1800 नहीं, 1770 रुपए है सिर्फ। अच्छा, 1770 रुपए की यूरिया मिलती है। यूरिया बनाने वाली 3 कंपनियां हैं, सोना, एंग्रो, फातिमा, और जिनके प्लांट रोज लाखों बोरी तैयार होती है, लाखों की तादाद, हजारों की नहीं। इतने बड़े बड़े प्लांट हैं। आज महकमा ज़राअत भी मिला हुआ है, वो 5000 फीट टाले से अपने पैसे खड़े करता है और सिर्फ 200-300 बोरी तकसीम करता है। बाकी डीलर को बख्श देता है कि कल बेच लेना। अच्छा। ब्लैक में बेचना, हमारा दे दो। वो 5000 लेके चला जाता है, और जो इंतजामिया जिसमें एसी डीसी उनका अमला उनसे ज्यादा पैसे लेता है। मैं इनको सबूत के साथ बताऊंगा कि रोज कितने ट्राले बिकते हैं, रोज कितने पैसे इंतजामिया लेती है, रोज कितने पैसे महकमा ज़राअत लेती है। रोज मेरे किसान को दिन के टाइम डीलर पैसे लेता है, दिन की रोशनी में 2400 से 2500 रुपए फी बोरी, और रात के अंधेरे में कहता है कि आपके घर पहुंच जाएगी। वो रेडी पे, रक्षे पे, डाले पे लोड करके रात को उसके घर, उसके फार्म पे पहुंचा देता है। कोई शार्टेज यूरिया की नहीं है। यूरिया अच्छा, इसका मतलब जखीरा अंदोजी हो रही है, और ये 2 महीने शार्ट रहेगा। आगे मेरी बात सुनो जी, आगे मेरी बात सुने। ये 2 महीने नहीं मिलेगा यूरिया। ये कमाई लगी हुई है इंतजामिया की, ये कमाई लगी हुई है महकमा ज़राअत की, ये कमाई लगी हुई है डीलर की, ये कमाई लगी हुई है कंपनी वालों की। ये मेरा किसान लुट रहा है। ठीक है, असल मसला ये है कि वजीर ज़राअत लुट रहा है। जो सैयद फखर इमाम, जिनका काम है इन तमाम इश्यूज को एड्रेस कर रहा, उन तक आप लोगों ने, जाहिर है ऐसा तो नहीं हो सकता उनके नॉलेज में ये बात ना हो। गुजारिश है, कभी एक वक्त था कि सैयद फखर इमाम बल्दियाती वजीर आजम थे, और बल्दियाती इलेक्शन हार गए थे, दूसरे दिन इस्तीफा दे दिया ज़मीर को जिंदा रख के। आज फखर इमाम वजीर ज़राअत है, मैं उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करता। कोई एक बयान बता दो जो फखर इमाम ने दिया हो कि यूरिया शार्ट है, क्यों शार्ट है। एक बयान भी। सूबाई वजीर गर्देदी साहब हैं, कोई उनका एक बयान दिखा दो कि उन्होंने कहा कि वाकया यूरिया शार्ट है। वजीर बोलते नहीं, नौकरियां लगी हुई हैं, गाड़ियों पे झंडे लगे हुए हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा किसान रुल रहा है।
ये सबसे बड़ा नुकसान ऐंदा गंदम का होगा कि तो इसका गंदम की मतलब है इस पैदावार वक्त आधी गंदम की आएगी पैदावार हदफ के जो कि मुताबिक नहीं इमरान होगी, खान की हुकूमत टारगेट के मुताबिक नहीं होगी और मजबूरन कभी भी इंपोर्ट पूरी करनी नहीं होगी। पड़ेगी। तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना मैडम, जो गंदम इंपोर्ट करती है बाहर कायदे आजम की तस्वीर वाला नोट नहीं चलता, वहां पे डॉलर चलते चलता हैं। है। क्या इनके पास डॉलर है? क्या इनके पास इतने डॉलर है कि गंदम मंगवा सके? जब गंदम ही आधी होगी तो इमरान खान की ये अपोजिशन जो कहती है मार्च करेंगे, ये बगैर मार्च के चला जाएगा। तो आप ये भी साथ और आने इंदिया वाली दे रहे हुकूमत हैं, भी कोई आप साथ ये भी इंदिया दे रहे हैं कि कम पैदावार होने की वजह से इस बार गंदम महंगी भी हो सकती है। वो जब इस कौम को आटा नहीं मिलेगा, वो गरीब सबसे 3 चीजें ज्यादा खाता है, आटा, घी, चीनी, और तीनों चीजें मौजूदा हुकूमत ने डबल रेट पे कर दी है। तो फिर बगावत तो होगी, भूखा सड़कों पे आएगा। लेकिन भूखा सड़कों पे जब आएगा तो क्या होगा? चौधरी साहब, हुकूमत तो इस बात का बहुत फिर ज्यादा ये क्रेडिट हुकूमत लेती नहीं रोक है, सकेगी। हुकूमत बड़ा अपने आप को ये क्रेडिट देती है कि हमारे दौरे हुकूमत में किसान जितना खुश है इससे पहले कभी नहीं था। ये बड़े बादशाह लोगों की हुकूमत है। वो 2400 वाली डीएपी का रेट आज 9000 रुपए है। वो 1300 वाली यूरिया का रेट आज जो कंट्रोल रेट है 1770 है, वो 2400-2500 में मिल रही है। वो 5 रुपए यूनिट बिजली वाला आज 22 रुपए यूनिट हो गया। सही। किसान खुशहाल हो गया, किसान खुशहाल बहुत हो गया। और मेरा किसान की माली हालत पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी बुरी नहीं हुई जो आज है। वो नई फसल काश्त करने के काबिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर हुकूमत ये भी काश्त कर कहती है, लेता क्रेडिट लेती है कि तो हमारे खादे कपास की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है, रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कपास काश्त कहाँ थी? हुकूमत कितनी हुई है कपास? कपास तो सिंध में काश्त है, पंजाब में तो काश्त ही तो बहुत थोड़ी है। ये क्रेडिट ही ले रहे हैं। आप देखो, फवाद चौधरी इनका वजीर है, बड़ा इज्जतदार वजीर है, कहता 3 रुपए की जो गोली है वो अगर 7 रुपए की हो गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है? बहुत ये उसने बयान दिया ना कि बिल्कुल। 3 रुपए की जो इंसानी दवाई है, गोली ठीक है, वो 7 बहुत रुपए की शुक्रिया आ आपका। गई, अभी हम हो गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है? हमने आपके सारे सवालात जो आपने सामने रखे हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ वफाकी वज़ीर ज़राअत सैयद फ़खर इमाम साहब मौजूद होंगे। आपने जो सारे सवालात रखे हैं, जो आपके कंसर्न्स हैं, हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम सवालात को उनके सामने रखें। नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद सैयद फ़खर इमाम साहब मेरे साथ होंगे। वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर ज़राअत सैयद फ़खर इमाम साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़खर इमाम साहब आपका। फ़खर इमाम साहब, किसान बड़ा नाराज़ है। गंदम की काश के वक्त जो उन्हें खाद की यूरिया की ज़रूरत होती है वो कह रहे हैं हमें नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं है कि यूरिया अवेलेबल नहीं है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, ब्लैक में मिल रही है, इंतज़ामिया मिली हुई है, महकमा ज़राअत मिला हुआ है, रात के अंधेरे में उन लोगों को पहुंचाई जाती है जो उनको इजाफी पैसे देते हैं। तो आप लोग तो हमेशा ये क्लेम करते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जितना किसान आज के दौर में खुशहाल है इससे पहले कभी नहीं था। देखिए जी, जो आपने बात की इसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि उस तरीके से नहीं हो रही जो कि होनी चाहिए थी। पर हमें जब ये देखते हैं कि पिछले साल भी हमारी अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसी मेकिंग थी, और इसमें ख़ास तौर पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ख़ुद इसमें दिलचस्पी लेते रहे और मुतवातिर वो ख़ुद भी मीटिंग्स होल्ड करते रहे।
हम लोग वफाक के हर हफ्ते या हर 10 दिन के बाद सूबाई हुकूमतों के साथ ये ऑन गोइंग हमारी एक एक्सरसाइज है जो पहले कभी नहीं हुई, उसकी मॉनिटरिंग के काश्तकार के लिए हम हर सहूलत जो है वो फराहम करने की पूरी कोशिश करें। और ये पिछले साल भी हमने ये एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू किया था कि जो खाद की प्योरिटी है, जो खाद की क्वालिटी है और जो खाद का जो एक उसकी इफ़ेक्टिवनेस है काश्तकार के लिए, उसमें इजाफा किया जाए। और हमने काफ़ी हद तक पिछले साल 11 लाख टन हमारी टोटल सीड की रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, जिसमें से 5,38,000 पिछले साल सर्टिफाई की थी हमारे फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट ने। इस साल 6 लाख और तकरीबन 30,000 टन सर्टिफाई किया है। अब वो जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि कंपनीज के थ्रू होती है, तो काश्तकारों तक हमने कोशिश की है कि वो क्वालिटी सीड और प्योर सीड जो है जिस हद तक हम पहुंचा सके, हमने उसमें काफी तगोदे किया। खाद तो कम नहीं है ना, खाद जो टारगेट चाहिए जितनी होनी चाहिए, अगर खाद उतनी है तो ब्लैक में क्यों मिल रही है? जो 1700 की बोरी आपको मिलनी है वो मिल रही है 2,500 की। गुजारिश ये है कि हमारे वफाक के जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज के, उन्होंने ये बार बार प्रेजेंटेशंस किए हैं आपके कौम के सामने भी, अवाम के सामने खास तौर पे काश्तकारों को बताया है कि हमारी पैदावार में कमी नहीं हुई, बल्कि पिछले साल से हमारी जो पिछले साल तकरीबन 60 लाख टन इसकी जो हुई थी प्रोडक्शन यूरिया की, वो इस साल 3 लाख टन उसमें इजाफा हुआ है। पर यह बात ज़रूर ठीक है कि इस वक्त काश्तकार हमारे जो हैं गांव में, कस्बों में, शहरों में और जहां वो लेने जाते हैं वहां वो फरावानी से तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वहाँ कई जगह तो उनको खड़े होके। तो ये तो सिस्टमैटिकली एक तरीका कार आप लोगों को वजह करना चाहिए ना कि अगर टारगेट के से ज्यादा इसकी पैदावार है खाद की, तो फिर तो किसान को इस तरह तंग होना ही नहीं चाहिए। ये गुजारिश ये है कि ये जो जिम्मेदारी होती है हमारे जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी क्योंकि वो फील्ड में होते हैं, हम वफाक में तो हमारा जो कोशिश ये इसीलिए हम कर रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग के काश्तकार तक ये जो सहूलत है उसको पूरी तरह पहुंचाने की कोशिश की जाए। और उसमें चंद अफराद हमारे मुल्क में ऐसे हैं जो हर वक्त ये फ़ायदा, कभी चीनी में, कभी आटे में, जैसे कराची में आटा 450 का मिल रहा है, पंजाब में 20 किलो का जो थैला है पंजाब में, और केपी में 1100 के। तो ऐसे ज़ख़ीरा अंदोज़ तो हमारे बदकिस्मती से इस कौम में ऐसे लोग आ जाते हैं जो विंडफॉल प्रॉफिट्स के लिए। पर आपकी बात दुरुस्त है कि कुछ काश्तकारों को ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर इस वक्त यूरिया, क्योंकि पाकिस्तान में जो कीमत है यूरिया की, हमारा जो 1768 का रेट है पर बैग, दुनिया में तो इस वक्त 10,500 से लेके 11,000 तक बैग है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे ख्याल में पहले शुरू में फ़ायदा उठाते हुए शायद इसको मुल्क से बाहर भी निकाला हो, और जैसे मैंने कहा विंडफॉल प्रॉफिट्स के लिए। पर अब बहुत ही ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ फखर इमाम साहब कार्रवाई होनी चाहिए, नंबर 1। हुकूमतों ने नंबर 2, अगर इस बार ज़ाहिर बवाई हो चुकी है, जब फसल तैयार होती है उसके लिए यूरिया चाहिए, वो जब प्रॉपर मिकदार में नहीं मिलेगा। अभी मेरी बात हो रही थी चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी अनवर साहब से, वो कह रहे थे कि इस दफ़ा फिर जो टारगेट है आपका गंदम की पैदावार का वो कम होगा, वो टारगेट आप लोग अचीव नहीं कर सकेंगे, फिर मजबूरन हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इंपोर्ट ज़ाहिर है पाकिस्तानी रुपए में तो नहीं होती, डॉलर के उसके लिए चाहिए, एक हैवी अमाउंट चाहिए। आपको पता है कि हमारे इकोनॉमी क्राइसिस किस तरह चल रहे हैं, डॉलर की तो ऑलरेडी हमें ज़रूरत होती है, तो कैसे फिर ये आप लोग मैनेज करेंगे? नहीं, मैनेज तो कोशिश पूरी की जा रही है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, जैसे हमारे जो इसके जिम्मेदार हैं हमारे साथी, उन्होंने पूरी इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन कई मरतबा कौम के सामने की है कि पैदावार में कमी वो कहते नहीं है जो हमारे इदाद शुमार हैं, पर वो जहाँ तकसीम का जिसको कहते हैं मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मसला बना हुआ है कि कुछ लोग, जैसे मैंने पहले कहा, और इसमें पकड़े भी गए हैं। अगले दिन बलूचिस्तान में
काफ़ी टनेज में खाद पकड़ी गई है जो शायद वहाँ अंदरूनी बलूचिस्तान नहीं इस्तेमाल हो रही थी, और उसको जो तहवील में लिया गया है। और हमारे जो वज़ीर सनत है वो कह रहे थे कि इसके ऊपर बड़ी सख्ती से देखा जा रहा है कि कौन वो लोग हैं जो इस किस्म के कारोबार में मुलव्विस हैं, और उनको इंशाल्लाह सख्ती से डील किया जाएगा जैसे आपने कहा। और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है, ये इंतज़ामी अमूर का मसला है, और हमारी सूबाई हुकूमतें आज भी प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर हम सब वहाँ बैठे हुए थे, और सूबाई हुकूमतों के चीफ मिनिस्टर्स भी थे, उनके साथ चीफ सेक्रेटरीज भी थे, और हमारे जो बाकी जो ज़िम्मेदार लोग हैं, और उस पर बात यही हो रही थी कि दो चीज़ों को हमने बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि एक स्मगलिंग ना हो, और नंबर 2 ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो काफ़ी हद तक कम की जाए। तो इसके ऊपर हुकूमत जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, पिछले साल हमने जो की थी, हमारे पास इस वक्त भी जो ज़ख़ीरा है पिछले साल से वो तकरीबन 12 लाख टन ज़्यादा है। हमारे पास आज 44 लाख टन स्टॉक में है, 9 लाख टन हम इम्पोर्ट करेंगे, और हमारे पास जो गंदम जो है 40,000, अगर इसकी रिलीज़ डेली होती है 5 दिन हफ्ते में, तो हमारे पास ज़ख़ीरा जो है वो जून 10 तक है। तो कमी कोई नहीं है गंदम की पाकिस्तान में, और हम कैरी ओवर स्टॉक्स में जाएंगे जब नया क्रॉप आएगा। पर यह बात ठीक है कि अगर हमारी जिस तरह खाद का जो एप्लीकेशन है वो अगर उस हद तक ना हुई तो 28.9 मिलियन टन जो हमारा टारगेट है शायद उसमें वो ज़ाहिर अचीव नहीं हो सकेगा। प्राइम मिनिस्टर खुद कह चुके हैं कि अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। पड़ता है, बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम फुली इन द पिक्चर है, और हम बल्कि रोज़मर्रा हमारी यही कोशिश होती है कि जहाँ जहाँ भी इस मसले को हम काश्तकार के लिए आसानी पैदा कर सके हम पूरी तरह करने। और इसके ऊपर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो हमें तकरीबन हर पॉइंट का पता होता है कि जहाँ से ट्रक्स निकलते हैं और जहाँ जा रहे हैं, उसका एक पूरा सिस्टम, एक साइंटिफिक सिस्टम पहली दफ़ा हमने इवॉल्व किया है। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं फील्ड में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, लेकिन फ़खर इमाम निज़ाम है, तो वो जहाँ तक तकसीम का ताल्लुक है उसमें इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़खर इमाम साहब कहा कि आम आदमी की जो खाद है वो मुकर्रर नर्ख पर दी जाए। लेकिन इसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर इसकी जो तरसील है खाद की अफगानिस्तान हो रही है, इसको रोकने के लिए इकदाम किए जाएं। तो अगर इतना सिस्टमेटिक है आप लोगों का निज़ाम, तो फिर तो इस पर काबू पाना को मुश्किल नहीं होना चाहिए आप लोगों के लिए। पहले हुई थी, शायद थोड़ी बहुत हो रही हो, पर इसके ऊपर पूरा एक सिस्टम इवॉल्व किया गया। इसमें 3-4 एजेंसीज इन्वॉल्व होती है हमारे बॉर्डर सिस्टम्स पे। तो पूरी कोशिश की जा रही है वफाक की सतह पर, ख़ासतौर जो हमारे एंटी स्मगलिंग के पूरे इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, और इसके साथ जो तकसीम करने वाले लोग हैं हमारे अजला में, उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद की गई है। और वहाँ वो उन्होंने FIRs भी काट रही हैं कई लोगों के खिलाफ जो समझते हैं कि ज़ख़ीरा अंदर। पूरी कोशिश की जा रही है कि काश्तकार के लिए सिर्फ उसके हद तक नहीं कि अगर पैदावार में इजाफा होगा तो तमाम तर मुल्क को फ़ायदा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर ज़राअत सईद फ़खर इमाम साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन लोगों को बड़े पैमाने पर मुतासर कर रहा है। इस वक्त कराची कोरोना की नई शक्ल ओमिक्रॉन का गढ़ बन चुका है, जबकि माहिरीन सेहत का ये मानना है कि कराची के बाद लाहौर का नंबर दूसरा है। NCOC की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के मरीज़ों में इजाफा होने लगा है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 700 से ज़ायद मरीज़ सामने आए हैं और जो मुस्बत केसेस की शरह है इनमें 1.55% इजाफा हुआ है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस की वजह से हलाकतों की तादाद 28,933 हो चुकी है, जबकि कोरोना के मजमूई केसेस 13 लाख के लगभग है
और जिस रफ्तार से ओमिक्रॉन फैल रहा है, इससे यही खदशा पैदा हो रहा है कि कोरोना की जो 5वीं लहर है ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर कर सकती है। कोरोना की इस नई लहर से बचने के लिए जहां हमें मास्क के इस्तेमाल के साथ साथ बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, वहीं कोरोना वैक्सीन लगवाने की भी अशद ज़रूरत है। कोरोना के फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत और आवाम को मिलकर जो है ज़ाहिर है काम करना होगा। लेकिन इस 5वीं लहर से निपटने के लिए क्या हुकूमत कोई ख़ास इक़दाम उठा रही है? दोबारा क्या हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह ओमिक्रॉन के बारे में हम सुन रहे हैं, ये जो डॉक्टर डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक लहर है, ये जो वेरिएंट है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आप हमें बता सकते हैं कि जिस रफ्तार से ये फैल रहा है, बाकी जो 4 अदवार हमने देखे हैं पिछले 2 सालों में कोरोना वेरिएंट के, ये उनसे किस हद तक ख़तरनाक है? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि किसी भी वायरस के फैलाव में जो उसके ख़तरे का एलिमेंट है वो 2-3 मुख्तलिफ तरीक़ाकार से आ सकता है। एक तो ये कि उसके फैलाव की तेज़ी क्या है, यानी उसका डबलिंग टाइम कितना है, या वो एक से दूसरे शख्स से दूसरे से तीसरे में कितना तेज़ी से जाता है। ये ट्रांसमिसिबिलिटी कहलाती है। और ये वाज़ेह है कि इस वक्त तक की जो मालूमात हैं उसके मुताबिक ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत अपने फैलाव में कुछ तेज़ी रखता है। इसमें लगता है कि ये तेज़ी है। एक बात जहाँ तक एक और एलिमेंट होता है जो देखना है, जो वो ये है कि क्या जो जरासीम है अगर किसी को इन्फेक्ट कर दे तो उसको ज़्यादा सीरियस बीमारी कॉज करने का कितना चांस होता है, यानी मरीज के ज़्यादा बीमार होने का कितना चांस होता है। वो मामला इस वायरस के बारे में अभी कुछ बहुत वाजे नहीं है। कुछ लोग इसको माइल्डर डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन मेरी कॉशन होगी कि इसको हम बिल्कुल माइल्ड ना समझें। उसकी वजह यह है कि अभी ग्लोबल अदाद शुमार भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में कैसे बिहेव करते हैं ये भी अभी वाज़ेह होना है। और साथ साथ ये कि अगर जब फैलाव तेज़ी से हो, जिसको मैंने पहला एलिमेंट बोला, अगर फैलाव तेज़ी से हो तो बहरहाल अगर उसकी एक निस्बतन कम फीसद भी बीमार हो तो वो आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर बाहर का प्रेशर डाल सकते हैं। मतलब तीसरा जो एलिमेंट है सामने आई है डॉक्टर साहब, जो मैं समझ पाई हूँ आपकी बात से, कि इसका फैलाव जिस कदर तेज़ है उस रफ्तार से अगर हम देखें तो हेल्थ पर इफेक्ट उस तरह से ज़्यादा सामने नहीं आ रहा है। अब तक ये चीज़ें वाज़ेह हुई हैं, राइट? ये अब तक चीज वाज़ेह नहीं है। मैं ये कहूंगा कि जिस तेजी से फैल रहा है, अगर इसके नंबर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं तो फिर हेल्थ सिस्टम के ऊपर, हमारे कौमी हेल्थ सिस्टम के ऊपर या दुनिया में किसी हेल्थ सिस्टम के ऊपर फिर प्रेशर आने का खदशा हो जाता है। इसका मतलब ये नया वेरिएंट अपनी शक्ल को, अपनी साख्त को तब्दील करके आया है। क्या वजह है कि सिंध में खुसूसी तौर पर कराची में इसके केसेस ज़्यादा सामने आए? 321 तादाद हो गई है वहाँ पर, मैं आज पढ़ रही थी। जी देखिए, केसेस तकरीबन सारे मुल्क से ही हमें देखे हैं, जहाँ कहीं भी टेस्टिंग हुई है इसके केसेस ज़रूर सामने आए। हाँ बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अभी तक निस्बतन कराची में जो तादाद देखी गई है वो अभी तक ज़्यादा है, लेकिन गुज़िश्ता वेव्स जो थी उसमें आपने देखा होगा कि जो यूके वेरिएंट था वो पहले शुमाली पाकिस्तान में ज़्यादा दिखा, फिर जो डेल्टा था वो ज़्यादा साउथ से नॉर्थ की तरफ आया, यानी पहले वो भी कराची में ज़्यादा दिखा। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि ये कहाँ ज़्यादा इंट्रोड्यूस हुआ, कई दफ़ा उसकी वायरल ट्रांसमिशन डायनामिक्स का मामला होता है, कौन सी पॉपुलेशन कहाँ से आई, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं। लेकिन इस वक्त इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सिर्फ एक जगह तक महदूद है, ये सिर्फ कराची तक है, सारे मुल्क में है। जहाँ कहीं भी टेस्ट हमने किया है हमें ओमिक्रॉन वेरिएंट, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे लाहौर हो, चाहे कराची हो, दिखा है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों में मैंने ये भी खौफ देखा है ये ओमिक्रॉन के बाद कि जिनकी 2 डोजेस कंप्लीट हो चुकी, फिर उनमें ये पता नहीं उन्हें मशवरा दिया गया डॉक्टर्स की तरफ से या ख़ुद से वो ये सोच रहे हैं कि जो बूस्टर है उसके बाद लगा लिया जाए 2 डोजेस के बाद भी, ताकि वो इससे महफूज रहें। ये दुरुस्त है हमारी हेल्थ के लिए? कुछ ऐसे है कि अवलीन तरजीह तो बाहर के इस वक्त हमारी पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये होगी कि वो तमाम लोग जिनको अभी 1 डोज भी नहीं लगी वो कम से कम लगवा लें। तो वो तो बिल्कुल निहत्ते खड़े हैं, उनको वैक्सीन की डोज लगना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन दुनिया भर में देखा गया कि चंद महीने 5-6 माह गुजरने के बाद ये क्यास किया जाता है, ख्याल किया जाता है कि इम्यूनिटी जो है, जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, उसमें कुछ कमी वाक़ई होती है।
उस कमी को पूरा करने के लिए या अपने इम्यून सिस्टम को याद दहानी करवाने के लिए कि आप तैयार रहें, कई दफ़ा लोग एक इजाफी डोज जिसको बूस्टर का नाम दिया जाता है लगवाने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। हमने भी कुछ हफ्ते पहले ये कहा कि जिन लोगों को 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं आखिरी डोज को और उनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है या उनका क़ुव्वत मुदाफ़िअत कमज़ोर है किसी वजह से, कैंसर कीमोथेरेपी या दीगर कोई वजह, या वो हेल्थ केयर वर्कर हैं जिनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, इन 3 सूरत हाल में और 6 माह से गुजर चुके हों वक्त ज़्यादा, तो वो लगवा लें। आज से हमने इसकी इजाज़त दे दी है कि 30 साल से ज़्यादा की उम्र के अफराद जो हैं अगर उनको 6 माह से ज़्यादा हो गए तो वो एक इजाफी डोज लगवा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहता चलूँ कि ये एक एडिशनल स्टेप है। असल तरजीह हमारी बाहर के वो लोग हैं जिनको सिरे से वैक्सीन लगी नहीं, पहले तो उनको आगे आना चाहिए। तो कितने नंबर्स हैं अभी तक, हमने कितना टारगेट अचीव किया है डॉक्टर साहब लोगों को वैक्सीन लगाने का? ये वैक्सीन में हमारी अच्छी हमें प्रोग्रेस आई है। देखिए अब तक जो कुल डोजेज हैं 158 मिलियन यानी 15.8 करोड़ जो हैं डोजेज लग चुकी हैं। अगर हम इसको और तरह से देखें तो जो हमारी पॉपुलेशन है जो 12 साल से उम्र जिनकी ज़्यादा है उनकी 47% पॉपुलेशन को मुकम्मल वैक्सीनेशन लग चुकी है। लेकिन इसका ये भी मतलब है कि अभी आधी पॉपुलेशन 12 साल से ऊपर की जो है वो बाकी है, उनको वैक्सीनेशन लगनी है। अगर हम इसको एक और तरीके से देखें कि अगर वो पॉपुलेशन, वो तमाम अफराद जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी है यानी या मुकम्मल लग चुकी है या कम से कम एक डोज लग चुकी है, तो उनकी उस पॉपुलेशन वो 64% लोग हैं ऐसे जिनको कम से कम एक डोज लग चुकी है। तो प्रोग्रेस तो बहुत अच्छी हुई है और मैं समझता हूँ इसमें मैं सबको सराहना चाहूँगा जो हमारे वैक्सीन का सिस्टम है सारे मुल्क भर में और प्रोक्योरमेंट से लेके इसकी सप्लाई चेन तक और लगाने तक। लेकिन अभी कुछ राह बाकी है और ये वेरिएंट जो है नित नए किस्म के, ये हमें खुदा न खास्ता परेशान ना करें। इस वजह से हमें ज़्यादातर पॉपुलेशन को वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और ये भी बात दुरुस्त है कि जो लोग वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि जो ये 5वां वेरिएंट आया है सामने, नया वेरिएंट सामने आया है, ये पहली वैक्सीन इसके लिए भी मौसर साबित होगी क्योंकि बहुत से तज्ज़िये मैंने सुने, बहुत से तबसरे मैंने सुने, बहुत इस पर मैंने ब्लॉग्स पढ़े कि पहली वैक्सीन जो है वो उसका कोई असर नहीं रहा, जैसे जैसे वेरिएंट्स बदलते जाएंगे पहली वैक्सीन का जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नहीं, ऐसे नहीं है। अभी तक जो तमाम एनालिसिस आया है उससे एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वैक्सीन जो लगी हुई है, अभी तक की जो वैक्सीन हैं वो आपको कम से कम बीमारी के ज़्यादा सख्त असरात से बचाए रखती हैं, उसमें उसकी प्रोटेक्शन कायम रहती है। अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो कम से कम आप ज़्यादा बीमार नहीं होते। सही। तो अभी स्कूल्स वगैरह आप लोगों ने एक हफ्ता और आप लोग ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आ गए हैं सिर्फ ओमिक्रॉन के खदशे के पेश नज़र, क्या ये मजीद बढ़ भी सकती है एक्सटेंशन? स्कूलों के मामले में जी ये जब हमने एजुकेशन सेक्टर से बात की थी तो हमारी राय तो ये थी कि छुट्टियां शुरू ही जनवरी के पहले हफ्ते से की जाए, क्योंकि हमें कुछ अंदाज़ा था एदाद शुमार को देखते हुए कि शायद इस वक्त ये सर जाए। तो हमारा ये था कि जब छुट्टियां करनी ही हैं तो माइट एज वेल ऐसे टाइम पे की जाएं जब बीमारी के लिए भी छुट्टी की जा रही हो, तो ताकि लॉस कम हो। बहरहाल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स जो हैं उनके कुछ स्केड्यूल्स थे, कुछ उनका एक रिदम था जिसके तहत कुछ ने छुट्टियां पहले की। पंजाब में कहीं फॉग के मसाइल थे, दीगर प्रोविंसेस के दीगर कुछ तरजीहाती बाहर क्या कुछ छुट्टियां हो चली और शायद कुछ आगे वो देखेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये बीमारी का जो फैलाव इस वक्त है आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन में इसमें तेज़ी ही आएगी। इतना कितनी देर चलता है और कितना ऊपर जाता है और खुदा न खास्ता हेल्थ केयर सिस्टम पे इसका दबाव आता है, नहीं, ये सिर्फ आने वाले दिन बताएंगे। सही। सर आखिरी सवाल डॉक्टर साहब हेल्थ कार्ड कितने लोग इससे जो है ना वो इनको मिल चुका है, इसका थोड़ा सा बता दें। लोग बड़ा कन्फ्यूजन में है कि हेल्थ कार्ड मिलेगा, क्या फैसिलिटेशन होगी उनके लिए, किस तरह लोगों को इससे फ़ायदा होगा, इस बारे में थोड़ी सी डिटेल्स डॉक्टर साहब हमारे साथ शेयर कर लें। जी, हेल्थ कार्ड में ऐसा है कि शुरू में जब ये हेल्थ कार्ड शुरू हुआ चंद साल पहले, तो इसमें सिर्फ जो निस्बतन माशी तौर पर कमज़ोर लोग थे ये उनके लिए टारगेट किया गया था और केपी और पंजाब में मुख्तलिफ जगहों में ये चीज़ लॉन्च हुई। लेकिन गुज़िश्ता साल खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एनालिसिस करके फैसला किया कि ये सारी पॉपुलेशन को, यानी हर वो शख्स जो खैबर पख्तूनख्वा का परमानेंट शहरी है जिसके परमानेंट एड्रेस NIC पे KP का लिखा हुआ है,
वो इसमें एलिजिबल होगा। और यही जो एलिजिबिलिटी है अब पंजाब भर में और फेडरल टेरिटरीज में गिलगित बल्तिस्तान, AJK और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में कर दी गई है। और ये इसका जो इतलाक है 1 जनवरी से शुरू हो चला है और पहला जो क्वार्टर है 2022 का, उसके अंदर इंशाल्लाह ये तमाम जो सिटीजन्स हैं वो इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अच्छा, वो एलिजिबिलिटी क्या है? वो ये है कि चंद मखसूस कंडीशंस, जिसमें अस्पताल दाखिल होना पड़ता है, जिसमें ऑपरेशन शामिल हैं, बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस, डायलिसिस है, दीगर ट्रीटमेंट्स हैं जो बहुत महंगे और तकलीफदेह होते हैं लोगों के लिए, उसमें एक मैक्सिमम कवर 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए पर खानदान पर ईयर तक वो इस चीज़ को अवेल कर सकेंगे। और आपको सिर्फ उस सूबे का जहां ये चीज़ इस सर्विस का इतलाक हो चुका है उस सूबे का परमानेंट एड्रेस चाहिए होगा आपके NIC पे, और आप उन अस्पतालों में जा सकेंगे जो पैनल के ऊपर मौजूद हैं इस प्रोग्राम के। अच्छा, उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होंगे हर सूबे में? प्राइवेट भी शामिल है, पब्लिक भी हैं जी, दोनों तरह के अस्पताल हैं और ये आवाम की चॉइस होगी वो कहाँ जाना चाहिए। और आपने एक दफा फिर रिपीट कीजिएगा, एक कार्ड की लिमिट क्या है सर? 1 मिलियन जी, 10 लाख 10 लाख रुपए पर खानदान। और इसकी वैलिडिटी क्या होगी? ये एनुअली रिन्यू होता चलेगा जी, हर साल ये रिन्यू होता चला जाएगा। जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये तो 3 साल का है, लेकिन ये जो है ये हर साल जो सिटीजन है उसको कुछ नहीं करना, वो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है और ये जब तक प्रोग्राम चल रहा है तो इंशाल्लाह जो हमारे शहरी हैं जो उन इलाकों में जो कवर्ड है तो उनको इसकी सहूलियात मुयसर रहेंगी। एज टू एज वेरी करता है ये सबके लिए? मतलब कि एक फैमिली है, मियाँ बीवी हैं, उनके 4 बच्चे हैं, सबके लिए 10-10 लाख की वैलिडिटी होएगी? नहीं जी, कुल एक खानदान है, मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी है और उनके 3 बच्चे हैं, तो ये 5 अफराद जो हैं वो इस 1 मिलियन में 10 लाख में ये इनकी टोटल कलेक्टिव कैप है, यानी इससे ज्यादा नहीं जाएगी। इस तक 1 लाख तक, सॉरी 10 लाख तक का जो कवरेज है पर खानदान। उस खानदान में अगर 3 लोग हैं या 4 लोग हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन अगर खानदान जैसे नादरा के खानदान की लिस्ट में लिखा हुआ है तो बस फिर वो सारा खानदान उस एक कवर में आ जाएगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।